क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी डिग्री के और करोड़ों रुपए के फंडिंग के बिना 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मामा अर्थ की को फाउंडर गजल अलग की। मामा अर्थ की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2016 में, जब मामा अर्थ की को फाउंडर यानी गजल अलग पहली बार माँ बनी थी। जब भी गजल अलग अपने बच्चे के स्किन पर कोई भी क्रीम लगाती तो उनको इरिटेशन होने लगती और इसी की वजह से वो अमेरिका से टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट को ऑर्डर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये उनके लिए काफी कॉस्टलेस साबित हुआ और इसके बाद वो R&D टीम को चूज किया और इसके बाद एक ऐसी कंपनी बना डाली जिसका मिशन था टॉक्सिन फ्री और सेफ ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना। और फिर किया, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि इसने जॉनसन और हिमालय जैसे प्रोडक्ट को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन 2020 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया। मामा अर्थ पर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात की आखिर ये कंपनी आज इतने सक्सेस कैसे प्राप्त कर रही है। दोस्तों मामा अर्थ की शुरुआत हुई थी होनाजा कंज्यूमर की चाइल्ड कंपनी के तौर पे, जिसमें स्टार्टिंग से अभी तक ये होनोजा के अंदर 5 और ब्रांड सेट कर चुके हैं, जिनका नाम है दी डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका, आयुगा, बी ब्लंट और डॉक्टर सेट्स। पर इनका मेजॉरिटी पैसा अभी भी मामा अर्थ से ही आता है। 2016 से मामा अर्थ अभी तक 1.5 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर बेस बनाने में कामयाब रहा है और मामा अर्थ उन कंपनियों में से एक बन गई है जिसने की केवल 4 सालों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा 2019 में ईटी ब्रांड फेस्टिवल ने मामा अर्थ को वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था, जबकि इसको केवल 3 साल ही हुए थे। रेड शेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार मामा अर्थ पिछले 6 महीनों में सबसे तेजी से ग्रो होने वाला D2C ब्रांड रहा है और इसकी ग्रोथ भी 2016 से काफी अच्छी रही है। अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करें तो 2020 से 2022 तक ये 193% इंक्रीज होकर 10 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया है। मामा अर्थ का मानना है कि ये डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है और इन्होंने मार्केटिंग के लिए 800 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ 3 साल में ही किया है, जो इनके टोटल रेवेन्यू का 40% है और इतना ज्यादा अमाउंट मार्केटिंग के लिए काफी भी है। इनका मेन फोकस हमेशा से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहा है, जो कि काफी ऑडियंस तक पहुंचने का एक अच्छा सोर्स है। ये ब्रांड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, नाइका जैसे प्लेटफॉर्म पर इजिली अवेलेबल है। इसीलिए इस ब्रांड ने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रखी है और इसी वजह से 91% ऑफ द सेल इन प्लेटफॉर्म से ही होती है। इन सब के अलावा अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका फायदा ये है कि ये हर टाइप के स्किन पर सूट कर जाता है। और जहाँ तक बेबीज की बात है, वहाँ पर ये इंडिया में इकलौता एक ऐसा ब्रांड है जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन हाँ, इसकी प्राइस आपको थोड़ी सी हाई लग सकती है और ऑफ कोर्स होगा भी, क्योंकि इतने प्राइस में आपको इससे बेहतर प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। मामा अर्थ की रेवेन्यू से ये लगता है कि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि इसने 10 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। मगर 2020 से 21 में इसका काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। 2021 में लॉस, 2022 में लॉस और 2023 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बात करें इसकी 10 बिलियन वाली रेवेन्यू की तो उसके कंपेयर में ये बहुत छोटा सा लगता है। पर दोस्तों अगर बात करें इसकी मार्केटिंग पर तो ये 800 करोड़ से भी ज्यादा का स्पेंड करने के बावजूद भी इनका रिटर्न एक समान ही है और इनका ROAS यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंट अभी भी 2.4 से 2.6 के बीच में ही है। मान लीजिए कि इन्होंने 100 रुपए का सेल किया 40 रुपए का एड चला के, तो इनका ROAS 2.5 रुपीज होगा, यानी कि 1 रुपए का एड चला के ये 2.5 रुपए कमा रही है। अब नेक्स्ट ईयर में फिर से 40 रुपए के एड चलाते हैं तो इनका ROAS बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो पुराने कस्टमर है वो भी तो आएंगे और उनका सेल 100 रुपए से बढ़कर 120 या 140 रुपए तक हो जाना चाहिए। मगर इनका ROAS नहीं बढ़ा और ये उतना का उतना ही है। इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि लोगों को इनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है और इनको इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। वही इनके कॉम्पिटिटर्स ROAS की बात करें तो नाइका का 7.5 तक, HUL का 10.6 रहा है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसकी 90% सेल डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती है और अगर ये प्लेटफॉर्म भी डाउन चले जाते हैं तब तो ये और भी ज्यादा लॉस में चली जाएगी। इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन के दिक्कत से बचने के लिए ऑफलाइन में भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ तो HUL और ITC जैसे ब्रांड पहले से ही अपना दबदबा बनाए बैठे हैं और इनका गेम शुरू होने से पहले ही वीक हो गया। जब ये ऑफलाइन से घूमकर फिर से ऑनलाइन में आते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था जहाँ से इनको अटेंशन मिल सकता था और वो है इन्फ्लुएंसर।
अभी तक इन्होंने 4000 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर के साथ अपना कैंपेन किया, लेकिन इसके बाद भी जब इनको खास अटेंशन नहीं मिला तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और वो है आईपीओ अनाउंसमेंट। 29 दिसंबर 2020 में इन्होंने आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी पर साइन किया। डीआरएचपी बेसिकली ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट है, जिसमें इन कंपनी की टोटल रेवेन्यू, फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस पोजीशन, प्रोमोटर्स और ट्रेडर्स आदि की जानकारी शामिल होती है, जिनको सेबी के सामने पेश किया जाता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये उस डॉक्यूमेंट को चेक करती है। अगर वह पूरी तरह से सच है तो वह आईपीओ लाती है। 29 दिसंबर वाले डीआरएचपी पेपर में इन्होंने बताया है कि इनको रेस करना है 29 करोड़, जिसमें से 400 के ये नए फेयर्स ला रहे हैं। पिछले साल जनवरी में इनका वैल्यूएशन कुछ 1.2 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इनको 3 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन दे दो, मतलब कि एक साल में सीधे 3 गुना, यानी कि 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए इन लोगों को। तो दोस्तों इसी मुद्दे के साथ ये वीडियो का अंत होता है। बाकी आपको वीडियो के बारे में क्या कहना मुझे कमेंट में बताइएगा।